स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता। स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS में। ये पहला एपिसोड है जियोपॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट का। इस सीरीज का आइडिया ये है कि जियोपॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस की फील्ड में चल रहे डेवलपमेंट्स की एक ब्रीफ समरी डिफरेंट डायमेंशंस और मेरे पर्सपेक्टिव्स के साथ आपके सामने पेश की जाए विद नॉट सो फैंसी म्यूजिक एंड नॉट सो फैंसी एनिमेशन। और आज इस सीरीज के पहले वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईरान के इन्वॉल्वमेंट की रशिया यूक्रेन वॉर में। रिसेंटली अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्हाइट हाउस ने कहा कि आज हम कंफर्म करते हैं कि रशियन मिलिट्री पर्सनल जो कि क्राइमिया से ऑपरेट कर रहे हैं वो ईरानियन UAVs यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का यूज कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, USA और यूरोपियन यूनियन ने यह दावा किया है कि ईरानियन मिलिट्री पर्सनल खुद भी क्राइमिया में रशिया को इन अनमैन्ड एरियल व्हीकल से रिलेटेड ऑपरेशंस को कंडक्ट करने में असिस्ट और ट्रेन कर रहे हैं। अगर बात करें UAVs यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की, तो ये एक काइंड ऑफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि ऑटोनॉमस या रिमोट कंट्रोल की मदद से ऑपरेट करते हैं। इन्हें जनरली सर्विलेंस, अटैक और कोवर्ट ऑपरेशंस एक्सेट्रा के लिए यूज किया जाता है डिपेंडिंग ऑन साइज, पेलोड कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक फीचर्स। जिस UAV को लेकर ईरान के ऊपर यूरोप और USA नाराज नजर आ रहे हैं वो है कामिकाजे ड्रोन्स, जिसको ईरान की कंपनी हेसा के द्वारा बनाया गया है और उसका मेन पर्पस सर्विलेंस और अटैक है। इन ड्रोन्स को सुसाइड ड्रोन्स भी कहा जाता है क्योंकि ऑपरेशंस खत्म होने के बाद ये एनिमी टारगेट में जाके क्रैश कर जाते हैं, जो उनकी इफेक्टिविटी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। ईरान ने पहली बार इसी साल अगस्त में रशिया को ये ड्रोन्स भेजे थे। रिसेंटली 10 अक्टूबर को रशिया ने न्यू वेव ऑफ अटैक्स को इनिशिएट किया, जिसे कीव की अथॉरिटीज ने काफी डेडली बताया, जिसमें 25 लोगों की डेथ हुई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और इन्हीं अटैक्स में ईरान मेड कामिकाजे ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ था। पर सवाल यह है कि ईरान ऐसा कर क्यों रहा है? मतलब ईरान खुद को सैंक्शंस की आग में झोंक के रशिया की हेल्प क्यों करना चाहता है? वेल, देयर आर मल्टीपल रीजंस टू इट। पर इन रीजंस को समझने से पहले हमें ईरान की डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर ईरान के इतिहास को आप खंगालेंगे तो वो एक बहुत बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर नहीं रहा है। इवन 1925 से 1979 के ईरानियन रिवॉल्यूशन तक ईरान के पास बहुत से लेटेस्ट वेस्टर्न हार्डवेयर हुआ करते थे और इनके प्राइमरी सप्लायर्स USA, ब्रिटेन, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली और इजराइल खुद हुआ करते थे। इन कंक्लूजन 1979 रिवॉल्यूशन तक ईरान अपने ज्यादातर वेपन्स वेस्ट से इंपोर्ट करता था। लेकिन 1979 का रिवॉल्यूशन हुआ और ईरान की डिफेंस इंडस्ट्री कोलैप्स होने की कगार पे आ गई। ये सिचुएशन तब और खराब हो गई जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए और आर्म्स इंपोर्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। पर वो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। और इसी को इंप्लीमेंट करते हुए ईरान ने अगले 2 दशक में खूब मेहनत करी और अपनी डिफेंस इंडस्ट्री में अच्छा खासा ध्यान दिया और उसको काफी हद तक डेवलप किया। और आज ईरान के पास खुद की सबमरीन्स, फाइटर जेट्स और अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स भी हैं। और आज की डेट में ईरान अपने आर्म्स रिक्वायरमेंट का 80% खुद मैन्युफैक्चर करता है और साथ ही अपने आर्म्स को एक्सपोर्ट भी करता है। लेकिन इन डेवलपमेंट्स के बावजूद भी ना, ईरान अभी भी डिफेंस टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड लीडर्स जैसे कि USA, यूरोप और रशिया से काफी पीछे है। और उसका एक रीजन ये है कि बैन्स और सैंक्शंस की वजह से ईरान टेक्नोलॉजी शेयर में काफी पीछे रह गया और ईरान के ज्यादातर डिफेंस प्रोडक्ट्स रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाए गए हैं और इसीलिए ग्लोबल डिफेंस मार्केट में ईरान को अभी तक कोई सीरियसली नहीं लेता। और इसीलिए रशिया को ड्रोन एक्सपोर्ट करना ईरान का रशिया के प्रति कमिटमेंट और कोऑपरेशन से ज्यादा उसकी खुद की डिफेंस कैपेबिलिटीज को दुनिया के सामने रखने के लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियसली ईरान ने अपने वेपन्स को इराक, यमन या फिर लेबनान में अपने से आइडियोलॉजिकली अलाइंड प्रॉक्सीज को एक्सपोर्ट किया है, जिससे वो रीजनल एजेंडा को तो फुलफिल कर पाया है पर ग्लोबल फ्रंट पे ये पॉसिबल नहीं हो पाया है। और इसीलिए यूक्रेन वॉर एक अपॉर्चुनिटी है ईरान के लिए पूरी दुनिया को यह दिखाने की कि कैसे उसके ड्रोन्स यूक्रेन की बैटलफील्ड में पूरे वेस्ट के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। इससे वेस्ट की हेजेमनी को तो ठेस पहुंचेगी ही, पर साथ ही यूक्रेन से ईरान अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए नए बायर्स भी एक्सपेक्ट कर रहा है। दूसरा रीजन जिसकी वजह से ईरान इस वॉर में इन्वॉल्वमेंट के बाद भी सैंक्शंस को लेके ज्यादा वल्नरेबल फील नहीं कर रहा है, वो है रशिया और यूरोप के लिए आज के वक्त उसकी इंपॉर्टेंस। वेल, USA और यूरोप भले ही ईरानियन ऑफिशियल्स के ऊपर सैंक्शंस इंपोज कर रहे हों, पर उन्हें भी ये पता है कि आज के वक्त यूरोप, USA और इवन रशिया को भी ईरान की जरूरत है।
ऐसा क्यों? देखिए, यूरोप के ज्यादातर देशों में प्रोटेस्ट का माहौल है। फ्रांस, जर्मनी, यूके और इवन यूएसए खुद रिसेशन की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। यूके की प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन इस इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में कन्वर्ट करने की तरफ पहला कदम था। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस में से एक है ग्लोबल एनर्जी कॉस्ट में राइज। और ये हालात बद से बदतर ही होने वाले हैं। इनमें इंप्रूवमेंट का कोई स्कोप हाल फिलहाल में तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ओपेक कंट्रीज ने ऑयल प्रोडक्शन को नवंबर से 2 मिलियन बैरल पर डे रिड्यूस करने का डिसाइड किया है। और यूएसए इस सिचुएशन की सीवियरिटी को अच्छे से जानता है, और इसीलिए उसने सऊदी से रिक्वेस्ट करके उसको धमकी देके सारे तरीकों से इस डिसीजन को कैंसिल करने की कोशिश करी है। पर शायद इस बार सऊदी, रशिया और ओपेक कंट्रीज ने इस ऑयली गेम के सेंटर स्टेज में बने रहने का मन बना लिया है। पर इस सिचुएशन में ईरान ने एक इंटरेस्टिंग प्रपोजल दिया है। तेहरान ऑफिशियल्स ने ये ओपनली कहा है कि वो ईरानियन ऑयल को इंटरनेशनल मार्केट्स में रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे यूरोप में एनर्जी प्राइसेस कम हो जाएंगे अगर यूएसए अपने कुछ सैंक्शंस ईरान के ऊपर से हटा दे। और ये प्रपोजल दिखाता है कि ईरान खुद अपनी इंपॉर्टेंस को इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में किस तरह से देखता है। लेकिन यहाँ पे आपका सवाल ये हो सकता है कि सर, जस्ट इन केस ईरान यूरोप को गैस और ऑयल एक्सपोर्ट करने लग जाता है, तो यहाँ पे हो सकता है कि रशिया को इस स्टेप से प्रॉब्लम हो, बिकॉज कहीं ना कहीं ईरान यूरोप को रशिया का एक ऑल्टरनेटिव दे रहा है विद डिस्काउंटेड प्राइसेस। पर मैं आपको बता दूं कि सालों के सैंक्शंस और अनक्लियर वेस्टर्न पॉलिसी से सीख लेते हुए ईरान ये समझ चुका है कि भाई, वेस्ट की तरफ पूरी तरह टिल्ट हो जाना कभी भी एक फॉरवर्ड सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। और इसीलिए ईरान और रशिया ने इसे लेके एक मिडिल पाथ निकाला है। जुलाई में व्लादिमीर पुतिन ईरान जाते हैं। ये उनकी फॉर्मर यूएसएसआर के बाहर पहली विजिट होती है यूक्रेन वॉर के बाद। और इस मीटिंग में डिस्कशन का मेन पॉइंट होता है कि किस तरह से ईरान से सैंक्शंस हट जाने के बाद रशिया बैकडोर से अपने ऑयल सेल्स को प्रोसीड कर सकता है। और इसके लिए कुछ पॉसिबल सजेशंस आते हैं, जैसे कि ईरान रशियन ऑयल और गैस को डिस्काउंटेड प्राइस पर इंपोर्ट करके अपनी डोमेस्टिक नीड्स को फुलफिल कर सकता है और अपने खुद के ऑयल को बाकी दुनिया को बेच सकता है। या फिर ईरान रशिया के ऑयल को नॉन यूरोपियन बायर्स को री एक्सपोर्ट कर सकता है रशिया के बिहाफ पे। इस मीटिंग में हालांकि ये सारी स्ट्रैटेजीज अभी डिस्कशन के एंड तक ही सीमित हैं, और ऐसा करते वक्त ईरान को काफी ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि यूएसए और यूरोप दोनों ही इस बात से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। बावजूद इसके ईरान इस टर्मोइल में रिलेटिवली एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन एंजॉय कर रहा है। तीसरा कारण जिसकी वजह से इस वॉर में ईरान रशिया के साथ अलाइंड है, वो है अलाइंड इंटरेस्ट। रशिया यूक्रेन वॉर सिर्फ दो देशों का युद्ध नहीं रह गया है, ये वॉर अब वेस्ट वर्सेस रशिया का बन चुका है। यूक्रेन तो बस नाम का ही बचा है। यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी खुद की इकोनॉमी, खुद के लोग, खुद के इंटरेस्ट दांव पे लगा दिए इस वॉर में यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए। और अभी भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिलिट्री एड कंटिन्यूड है, एक ऐसे समय में जब ये सारे देशों के दरवाजे पे रिसेशन दस्तक दे रहा है। ये वॉर अब वेस्ट की हेजेमनी के लिए एक चैलेंज हो गया है, और उसी चैलेंज का एक पार्ट ईरान भी बनना चाहता है। और सिर्फ ईरान ही नहीं, बल्कि कई सारी एशियन कंट्रीज ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस वॉर में रशिया को सपोर्ट किया है। तो दोस्तों, ये थे कुछ रीजंस जो ईरान के निर्भीक इन्वॉल्वमेंट को यूक्रेन वॉर में जस्टिफाई करते हैं। इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं चाहता हूँ ये पॉडकास्ट सीरीज एक बेहतर डिस्कशन प्लेटफॉर्म बने, जहां हम एक दूसरे से काफी कुछ सीख पाएं। इस डिस्कशन को एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये कि स्टडी IQ IAS में साल की सबसे बड़ी बिग दिवाली सेल शुरू हो गई है, और इसीलिए आपके सपनों के दियों को जलाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। आपको बता दूं कि स्टडी IQ का लास्ट यूपीएससी फाउंडेशनल बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें एडमिशन की लास्ट डेट 31 अक्टूबर है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। दोस्तों, भारत के सबसे बेहतरीन यूपीएससी फाउंडेशनल बैच में आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव डिलीवर किया जाएगा। 1-to-1 मेंटोरशिप से आपके डाउट्स को ऑन द स्पॉट क्लियर किया जाएगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के साथ ग्रुप मेंटोरशिप और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ 17,499 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। लेकिन ये प्राइस सिर्फ और सिर्फ 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के लिए वैलिड है, बिग दिवाली सेल के अंडर। और दोस्तों, सिर्फ फाउंडेशनल बैच ही नहीं, बल्कि ऑप्शनल बैचेस में भी आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज से पढ़ने का मौका मिलेगा मात्र 10,000 रुपीज में। एंड जस्ट टू मेंशन, हिस्ट्री, PSIR, सोशियोलॉजी और जियोग्राफी के बैचेस शुरू होने वाले हैं। तो इस दिवाली में
आप अपनी यूपीएससी की तैयारी में छाए हुए अंधकार को भारत के सबसे बेहतरीन फाउंडेशनल और ऑप्शनल बैचेस की मदद से हटा सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये सेल 22 से 26 अक्टूबर तक है और जो कोड आपको यूज करना है वो है AG Live। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगी।